साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के तमाम नेता जनता के बीच जाकर कहते थे कि हमें 400 सीट दे दीजिए क्योंकि संविधान बदलना है। बहुत सारे लोगों ने इस बात को लेकर विवाद खड़ा किया, मगर हमने उस दौरान भी कहा था कि भाजपाई सत्ता के लिए, गुजराती जोड़ी के लिए संविधान बदलने की नीति को पूरा करने की खातिर 400 सीटों की आवश्यकता नहीं है और इन्हें अपना एजेंडा लागू करने के लिए किसी संविधान को बदलने की जरूरत भी नहीं है। और ऐसा एक बार नहीं, पिछले 11 साल में भाजपाई डबल इंजनों ने कई बार साबित किया है। कई बार इन्होंने चोरी छिपे ऐसे नियम कानून बनाए जो बेमतलब के विवाद पैदा करते हैं और लोगों का ध्यान बटाने का काम करते हैं। यूं समझिए कि जिसके लिए कानून बनाया जाता है न तो उससे रायशुमारी होती है, न बातचीत होती है, न पूछा जाता है, न बताया जाता है। चाहे बात किसानों की हो, नौजवानों की हो या फिर मुसलमानों की हो, पहले बिना पूछे बताए अपनी मर्जी से कोई नियम कानून बना दिया जाता है। जब इस पर विरोध होता है तो बेमतलब बवाल खड़ा करके देश का समय और संसाधन तबाह किया जाता है। अभी महाराष्ट्र से फडणवीस सरकार यानी देवा भाऊ की सरकार का जो नया कारनामा सामने आया है, उसे सुनने के बाद आप भी कंफ्यूज आ जाएंगे कि क्या भाजपाई सरकारों के पास संविधान की कॉपी नहीं है या पढ़ने वाले नहीं है। आखिर ये लोग आए दिन ऐसी लड़ाई क्यों छेड़ते हैं, ये जानते हुए कि ये चल नहीं पाएगा। पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि किस तरीके से देश भर के सैकड़ों शोधकर्ताओं का वजीफा नहीं मिल रहा है और आरोप लग रहा है कि मोदी सत्ता जानबूझकर देश के अल्पसंख्यकों को पढ़ने देना नहीं चाहती, इसलिए उनका पैसा नहीं दिया जा रहा है। महाराष्ट्र में भी कहीं न कहीं इसी बात पर मुहर लगती हुई दिख रही है। लगे हाथ आज हम चर्चा ये भी करेंगे कि एक तरफ तो मोदी सत्ता लगातार जुडिशियल ओवररीच की बात करती है, यानी इनके अनुसार न्यायपालिका अपनी पावर से आगे जाकर फैसले दे देती है, और दूसरी तरफ ये लोग आए दिन संविधान और न्यायपालिका को ठेंगा दिखाते हुए नजर आते हैं। बात मोदी सत्ता के उस इकोसिस्टम की भी करेंगे जो 50 साल पुरानी बीमारी पर चर्चा कर रही है, लेकिन आज की भयावह परिस्थितियों पर बात नहीं कर पाती है। बात यह भी करेंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला यदि न होता तो आज भाजपाई डबल इंजन न जाने क्या क्या कर गए होते। उधर होने वाले चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने 7 समंदर पार से कुछ ऐसी बातें कह दी हैं जिसे लेकर लोग कहने लगे हैं कि हुजूर तो कुर्सी पर आने से 6 महीना पहले ही सरकारी भाषा बोलने लगे जी, आने के बाद क्या करेंगे। ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक बेहद महत्वपूर्ण है। मुद्दे काफी महत्वपूर्ण हैं। कोई सत्ता किस तरीके से दिन दहाड़े अपनी लाठी अपनी भैंस कर सकती है, इसका बेहतरीन नमूना सामने आया है। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। मसला बेहद जरूरी है, गंभीर है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, ये आपकी जिम्मेदारी है, तभी आपका ये चैनल मजबूत होगा। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी उन मुद्दों पर खुल के बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। यदि इस देश में गोदी मीडिया की खतरनाक बीमारी न होती तो सत्ता में बैठे हुए लोग इस कदर 140 करोड़ की आबादी वाले संविधान को आए दिन कुचलने की कोशिश न कर पाते, हिमाकत न कर पाते। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसन गुरु वैसन चेला, देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने एकदम सही रंग दिखाया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मोर्चे पर मोदी सत्ता के मात खाने के बाद महाराष्ट्र में बहुमत के दम पर अल्पसंख्यकों के अधिकारों को रौंदने की साजिश का जबरदस्त भंडाफोड़ हुआ है। मगर देवा भाऊ की सरकार ने जो किया उसने न्यायपालिका के कान खड़े कर दिए। यह सीधे तौर पर न्यायपालिका को आंख दिखाने वाला मामला है, उसके इकबाल को कम आंकने वाला मामला है। दरअसल 6 मई 2025 को महाराष्ट्र सरकार ने एक GR निकाला। GR मतलब जनरल रिजोल्यूशन, समझिए कि सरकारी संकल्प पत्र, और इसके जरिए देवेंद्र फडणवीस की सत्ता ने अल्पसंख्यक संस्थानों में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के लिए आरक्षण लागू करने का प्रावधान कर दिया। अल्पसंख्यक मतलब मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक अल्पसंख्यक संस्थान है। मजेदार यह है कि महाराष्ट्र सरकार के इस आदेश पर शुरू में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट में जब यह मामला पहुंचा तो बवाल मच गया, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार का यह फैसला संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है, यानी भारत के संविधान के खिलाफ है, और अल्पसंख्यक संस्थानों की स्वायत्तता पर सवाल उठाता है। यही नहीं, इस फैसले से अल्पसंख्यक संस्थानों में ओपन कैटेगरी की सीटों की संख्या घट गई। नतीजा यह हुआ कि लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया। और तब फडणवीस सरकार के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र के जाने माने कॉलेजों ने न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाया, सरकारी GR को कोर्ट में चैलेंज किया। सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र सरकार का GR न्यायपालिका को उसकी औकात बताना नहीं है? क्या विधायिका का अतिरिक्त हस्तक्षेप नहीं है? क्योंकि इस देश में पिछले 11 साल से जुडिशियल ओवररीच को लेकर खूब बहस चल रही है। किरण रिजिजू से लेकर जगदीप धनखड़ तक सब लोग न्यायपालिका के फैसलों को जुडिशियल हस्तक्षेप करार देते हैं, लेकिन अदालती फैसले के बावजूद भाजपा की सरकारें जो कर रही हैं वो क्या है, उस पर बात क्यों नहीं होती। सबसे पहले ये जानिए कि महाराष्ट्र के GR में क्या लिखा है, तब आपको समझ आएगा कि महाराष्ट्र ने किस तरह अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों पर कैंची चलाने का काम किया है। सरकारी GR के
सेक्शन 11 में कहा गया है कि यदि अल्पसंख्यक कोटे में सीटें खाली रहती हैं तो उन्हें पहले भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों के बीच बांट दिया जाएगा। इसके बावजूद अगर सीटें खाली रहती हैं तो उन्हें केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से भरा जाएगा, जहां आरक्षण का प्रावधान लागू होगा। फिर एंट्री हुई देश के सबसे बुद्धिमान तबके की, मतलब अफसरशाही की, जिन्होंने महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले की व्याख्या में कह दिया कि जीआर का प्रावधान केवल खाली अल्पसंख्यकों की सीटों पर ही नहीं बल्कि अल्पसंख्यक संस्थानों की 45% ओपन सीटों पर भी एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण का प्रावधान करता है। और यह प्रावधान अब तक चली आ रही व्यवस्था के खिलाफ था, क्योंकि अल्पसंख्यक संस्थानों में 50% सीटें अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, 5% सीटें मैनेजमेंट कोटा के लिए और बाकी की 45% सीटें सभी कैटेगरी के लिए ओपन रहती हैं। कि जीआर के बाद ओपन कैटेगरी की सीटें बट गईं और ओपन कैटेगरी में सिर्फ 12 से 14% सीट ही बची। तब महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक संस्थानों ने देवाभाऊ सरकार के फैसले को चैलेंज करने का फैसला किया। मोदी सत्ता के दमन को देखें तो संस्थानों का यह फैसला साहसी ही कहा जाएगा, क्योंकि जेएनयू से लेकर अशोका यूनिवर्सिटी तक हर संस्थान दंडवत है। जेएनयू में आरएसएस का पथ संचलन हो रहा है तो अशोका यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर महमूदाबाद के मामले में पल्ला झाड़ लिया, सरकार के आगे समर्पण कर दिया। मगर महाराष्ट्र की भूमि शिवाजी की भूमि है। सरकार भले वहां पेशवाई के मूड में हो, लेकिन जनता ने अभी हार नहीं मानी है। तो सोलापुर के वालचंद कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, हीराचंद नेमचंद कॉलेज ऑफ कॉमर्स और मुंबई के जय हिंद, केसी कॉलेज, एचआर कॉलेज और सेंट जेवियर्स जैसे टॉप कॉलेजों ने देवाभाऊ सरकार के फैसले को चैलेंज किया। याद रखिए कि ये कॉलेज सिर्फ मुस्लिम अल्पसंख्यक कॉलेज नहीं है। इन संस्थानों ने महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ सरकारी जीआर के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, सरकार के फैसले को मनमाना करार दिया। उनकी दलील थी कि संविधान का अनुच्छेद 15(5) अल्पसंख्यक संस्थानों, चाहे वे सरकार से फंड लेते हो या नहीं, उन्हें आरक्षण से छूट है। और अनुच्छेद 30(1) अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उन्हें चलाने का अधिकार देता है। अब आप सोचिए कि देवाभाऊ संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं कि नहीं। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और सुनिए, 12 जून 2025 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में अंतरिम राहत देते हुए 6 मई के जीआर के उस सेक्शन पर रोक लगा दी जो अल्पसंख्यक संस्थानों में दलित, ओबीसी और आदिवासियों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। मगर महाराष्ट्र सरकार की दलील थी कि जीआर का प्रावधान केवल उन सीटों पर लागू होता है जो अल्पसंख्यक कोटे में खाली रहने के बाद केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया में सौंप दी जाती थी। सरकारी वकील ने यह भी कहा कि यह नीति 2014 के अल्पसंख्यक विकास विभाग के एक आदेश पर आधारित थी, जिसका उद्देश्य खाली सीटों के लिए प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना था। लेकिन अल्पसंख्यक संस्थानों ने तर्क दिया कि 2014 का आदेश केवल उच्च और तकनीकी शिक्षा पर लागू था, न कि जूनियर कॉलेजों पर। उन्होंने यह भी कहा कि इस नीति को लागू करने से पहले न तो कोई औपचारिक घोषणा की गई, न ही कॉलेजों से कोई बातचीत हुई। एक कॉलेज के प्राचार्य ने तो इसे चोरी छिपे लागू किया प्रावधान करार दिया, जिसने लाखों छात्रों के भविष्य को लेकर भ्रम और अनिश्चितता पैदा कर दी। दूसरी ओर याचिकाकर्ताओं ने जोर देकर कहा कि महाराष्ट्र सरकार का फैसला न केवल संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला है, बल्कि अल्पसंख्यक संस्थानों की स्वायत्तता को भी कमजोर करता है। इस फैसले की वजह से कॉलेजों में कट ऑफ अंक बढ़ गए और ओपन कैटेगरी के छात्रों के लिए एडमिशन की संभावना कम हो गई। अब आप सोचिए कि क्या महाराष्ट्र सरकार का यह फैसला छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं था? जस्टिस एम.एस. कार्निक और एन.आर. बोरकर ने खास तौर पर यह कि संविधान का अनुच्छेद 15(5) अल्पसंख्यक संस्थानों को आरक्षण लागू करने से छूट देता है। कोर्ट ने 2017 के सेंट जेवियर्स कॉलेज केस का हवाला दिया, जिसमें मुंबई विश्वविद्यालय के एक सर्कुलर को रद्द कर दिया गया था, क्योंकि वो सर्कुलर अल्पसंख्यक संस्थानों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू करता था। और इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में बरकरार रखा था। यही नहीं, कोर्ट ने 2023 के मद्रास हाईकोर्ट के फैसले का भी उल्लेख किया, जिसमें जस्टिस बशीर अहमद सईद कॉलेज फॉर वुमेन बनाम तमिलनाडु सरकार मामले में कहा गया था कि सरकार अल्पसंख्यक संस्थानों को आरक्षण लागू करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। फैसले से पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने देवाभाऊ की सरकार को अपना जीआर वापस लेने का मौका दिया, तो सरकारी वकील नेहा भिड़े ने कह दिया कि उनके पास इसे वापस लेने के लिए निर्देश नहीं है। तब जाकर कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाने का फैसला लिया। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार को केंद्रीकृत प्रवेश पोर्टल को अपडेट करना होगा ताकि अल्पसंख्यक संस्थानों में सामाजिक आरक्षण लागू न हो। इस फैसले ने न केवल अल्पसंख्यक संस्थानों की स्वायत्तता को बरकरार रखा, बल्कि यह भी साबित किया कि देवाभाऊ की सरकार ने जो किया वो संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ था। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब हिंदुत्ववादी सत्ता ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कुचलने की कोशिश की हो। इसकी शुरुआत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हुई थी। एएमयू का मामला पुराना था, लेकिन माहौल बनाकर न्यायपालिका पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश की गई, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने सत्ता की हर चाल को फेल कर दिया, संविधान को आगे रखा। 8 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक बेंच ने 4-3 की बहुमत से 1967 के अजीज बासा बनाम भारत संघ मामले में दिए गए फैसले को पलट दिया। अजीज बासा केस में कहा गया था कि एएमयू एक केंद्रीय विश्वविद्यालय होने के कारण
कारण अल्पसंख्यक संस्थान नहीं हो सकता। मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई शिक्षण संस्थान केवल इसलिए अपना अल्पसंख्यक दर्जा नहीं खोता क्योंकि वो किसी कानून द्वारा स्थापित किया गया है। एएमयू की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल एमएओ कॉलेज के रूप में की थी, जिसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय को आधुनिक शिक्षा प्रदान करना था। 1920 में इसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। 1967 के अजीज बाशा फैसले के बाद संसद ने 1981 में एएमयू एक्ट में संशोधन करके विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक दर्जा बहाल करने की कोशिश की, मगर 2006 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस संशोधन को रद्द कर दिया और कहा कि सरकार का फैसला 1967 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। इसके बाद मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 2019 में इसे 7 जजों की पीठ को सौंप दिया गया। 2024 के फैसले में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने बहुमत का फैसला लिखा, जिसमें कहा गया कि अनुच्छेद 30(1) के स्थापित शब्द को संकीर्ण और कानूनी रूप से नहीं समझा जाना चाहिए। कोर्ट ने माना कि यदि कोई संस्थान अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित किया गया है तो वो अपने अल्पसंख्यक चरित्र को बनाए रख सकता है, भले ही उसका प्रशासन गैर अल्पसंख्यक द्वारा किया जाए या वो सरकारी पैसे से चलता हो। मगर मोदी सत्ता की दलील थी कि एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देना सामाजिक न्याय के खिलाफ है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि यदि एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा दिया गया तो उसे आरक्षण लागू करने से छूट मिल जाएगी, लेकिन मुस्लिम छात्रों के लिए 50% तक आरक्षण देने का अधिकार होगा। मेहता ने यह भी तर्क दिया था कि एएमयू को सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के नाते 5000 करोड़ से ज्यादा का फंड मिला है। यही नहीं, मोदी सत्ता ने 1967 के अजीज बाशा केस के फैसले का भी समर्थन किया और कहा कि एएमयू 1920 के एक कानून द्वारा स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय है, न कि मुस्लिम समुदाय द्वारा। एएमयू की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और राजीव धवन ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 30(1) अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने और संचालित करने का विशेष अधिकार देता है। सिब्बल ने कहा कि अनुच्छेद 15(5) द्वारा दी गई छूट समानता के सिद्धांत का अपवाद नहीं है, बल्कि ये विभिन्न सामाजिक वर्गों की जरूरत को संतुलित करती है। बड़ा सवाल यह है कि महाराष्ट्र सरकार के इस जीआर और बॉम्बे हाईकोर्ट के हस्तक्षेप ने एक बार फिर से न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच शक्ति संतुलन पर बहस को जन्म दे दिया है, क्योंकि मोदी सत्ता के चेहरे बार बार न्यायपालिका पर जुडिशियल ओवररीच का आरोप लगाने लगते हैं। कहते हैं कि न्यायपालिका अपने संवैधानिक दायरे से बाहर जाकर विधायिका या कार्यपालिका के मामलों में हस्तक्षेप करती है। वक्फ संशोधन मामले पर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तब मोदी के लाडले निशिकांत दुबे ने कह दिया कि देश में जितने भी गृह युद्ध हो रहे हैं उन सब के लिए चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। सवाल यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो क्या संविधान अभी तक बच पाता? पिछले 11 साल में उसे छोड़ दिया गया होता, क्योंकि 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य सरकार केस में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत दिया था और कोर्ट ने कहा था कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है लेकिन इसकी मूल संरचना को नहीं बदल सकती। यानी मकान में आप डेंटिंग पेंटिंग कर सकते हैं, प्लास्टर भी निकाल सकते हैं, आप चाहें तो फर्श भी बदलवा दें, नए नए खिड़की पंखे लगवा दें, मगर आप उसकी नींव के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इस फैसले को कई लोग न्यायिक अतिरेक मानते थे, क्योंकि इस फैसले ने संसद की संशोधन शक्ति पर एक लिमिट लगा दी जिसका जिक्र संविधान में नहीं था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने संवैधानिक लोकतंत्र की रक्षा की। आपातकाल के 50 साल हो गए हैं और मोदी सत्ता का इकोसिस्टम आपातकाल पर बहस चला रहा है, बता रहा है कि इंदिरा गांधी की सरकार ने किस तरह संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग किया, मगर बहस इस बात पर करने की हिम्मत किसी की नहीं हो रही कि पिछले 11 साल में किस तरह संवैधानिक संस्थाओं ने सरेंडर किया है और उनसे सरेंडर करवाया गया है। किस तरह से मोदी सत्ता पर बार बार न्यायपालिका का गला घोंटने के प्रयास के आरोप लगते हैं। बहस तो इस बात पर होनी चाहिए थी कि मोदी सत्ता ने कितनी बार संविधान बदलने की कोशिश की और कितनी बार केशवानंद भारती केस ने उसकी हर साजिश को फेल कर दिया, क्योंकि इसी केस ने तय किया कि भारत एक सेकुलर देश रहेगा, वरना तो मोदी सत्ता कब से संविधान की मूल संरचना में बदलाव करने के सपने देखती है। 2024 के चुनाव में इसी वादे पर वोट मांगे जा रहे थे और केशवानंद भारती केस अगर न होता तो सुप्रीम कोर्ट आज शायद भारत के संविधान की रक्षा नहीं कर पाता, क्योंकि जब वो प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बचाव नहीं कर पा रहा है तो संविधान का कर पाता क्या? इस बात को लेकर सबको संदेह है। याद करिए आपातकाल के दौर में हैबियस कॉर्पस का मामला, जब एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आपातकाल के दौरान नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। यह फैसला न्यायपालिका के सरेंडर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल कहा जा सकता है, क्योंकि कोर्ट ने सत्ता की कार्यवाहियों पर सवाल उठाने से इनकार कर दिया। मगर जस्टिस हंसराज खन्ना ने इस फैसले के खिलाफ असहमति जताई, उन्हें चीफ जस्टिस बनने का मौका गंवाना पड़ा। 1980 में मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संसद द्वारा 42वें संशोधन के कुछ हिस्सों को असंवैधानिक घोषित कर दिया, क्योंकि इन संशोधनों को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखने की कोशिश की गई थी। कोर्ट ने फिर से मूल संरचना सिद्धांत का हवाला दिया और कहा कि न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। इस फैसले को भी लोग जुडिशियल ओवररीच के तौर पर देखते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं करता तो वक्फ के मामले पर क्या सुनवाई हो पाती।
दिखाती? क्या सत्ता सुप्रीम कोर्ट को ऐसा मौका देती? 1994 के बम्बई बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग को सीमित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति शासन लगाने का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा। इस फैसले को भी केंद्र सरकार की शक्ति पर लिमिट लगाने के तौर पर देखा गया, लेकिन इस फैसले ने संवैधानिक संतुलन को मजबूत किया। साल 2015 के राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी को असंवैधानिक घोषित किया तो उसके फैसले की जबरदस्त आलोचना की गई, भाजपाइयों ने की। किरण रिजिजू और जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एनजेएसी को जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम के विकल्प के तौर पर पेश किया गया था। कोर्ट ने कहा कि एनजेएसी न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए खतरा है, यानी इसे खतरे में डालता है, जो संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। अब आ जाइए 2025 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन बिल पर अंतरिम रोक लगाई और राष्ट्रपति को राज्यपालों द्वारा भेजे गए विधेयकों पर 3 महीने के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया। इन फैसलों पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और अन्य नेताओं ने कार्यपालिका के मामले में न्यायपालिका के हस्तक्षेप का आरोप लगाया। कहा गया कि कोर्ट सुपर संसद की तरफ बिहेव कर रहा है, ये जुडिशियल ओवररीच है। और तो और जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्ण न्याय की पावर को मिसाइल कह दिया, परमाणु मिसाइल कह दिया। धनखड़ का तर्क था कि संसद सर्वोच्च है और न्यायपालिका को कार्यपालिका या विधायिका के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जबकि हकीकत यह है कि संविधान सर्वोच्च है, उसके आगे कोई नहीं। मगर कोर्ट ने अपने फैसले को संवैधानिक प्रक्रिया की रक्षा के तौर पर सही ठहराया। कहा गया कि अनुच्छेद 32 और 13 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा और असंवैधानिक कानूनों को रद्द करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास है। जुडिशियल ओवररीच या सरकार के मामले में न्यायपालिका के दखल का मतलब यह है कि कोर्ट अपने संवैधानिक दायरे से बाहर जाकर किसी मामले में निर्देश देता है या सरकारी फैसले पर रोक लगाता है। लेकिन भविष्य के चीफ जस्टिस, होने वाले चीफ जस्टिस, अब सरकार की लाइन पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे आरोप लग रहे हैं, कहिए कि पद संभालने के 6 महीने पहले ही सरकार के इरादों को लेकर माहौल टाइट करने में लग गए हैं। इस साल के अंत में चीफ जस्टिस बनने जा रहे जस्टिस सूर्यकांत ने न्यायपालिका के समर वेकेशन के दौरान 7 समंदर पार एक कार्यक्रम में कहा कि जुडिशियल ओवररीच भले ही अच्छे इरादे से हो, लेकिन शक्ति संतुलन को बिगाड़ सकता है। सवाल यह है कि जस्टिस सूर्यकांत को शक्ति संतुलन की चिंता होनी चाहिए या संविधान और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जस्टिस सूर्यकांत ही जुडिशियल ओवररीच को लेकर परेशानी में हैं या इस तरह की बात कर रहे हैं। वर्तमान चीफ जस्टिस बी आर गवई ने भी कह दिया है कि न्यायिक सक्रियता जरूरी है, लेकिन इसे न्यायिक टेररिज्म में नहीं बदलना चाहिए। महाराष्ट्र का मामला जुडिशियल ओवररीच का नहीं है, यह सरकार की तरफ से न्यायपालिका के इकबाल को कम आंकना है। बॉम्बे हाईकोर्ट का हस्तक्षेप संवैधानिक संरक्षक का है। कोर्ट ने अनुच्छेद 15(5) और 30(1) का हवाला देकर सुनिश्चित किया कि अल्पसंख्यकों के अधिकार कुचले न जाएं। यह फैसला न केवल अल्पसंख्यक संस्थानों की स्वायत्तता को बरकरार रखता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि न्यायपालिका संवैधानिक प्रावधानों की रक्षा के लिए तत्पर है, भले ही इसके लिए सरकार की नीतियों को चुनौती देनी पड़े।